हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुबह 8 बजे और 10 बजे हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास ले ली होगी। अब ये तीसरी क्लास जो कि मैं 6 PM पर अपलोड कर रहा हूँ। 6 PM पर डेली आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था का जो मतलब होता है लाभ और हानि, मतलब कितनी कमाई हुई, कैसे हुई, कितना खर्चा हुआ, इस सब से ही रिलेटेड होता है और लाभ हानि से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ना नहीं है आप सभी लोगों को कि खूब पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इसको बस अपने ऊपर अप्लाई करना है कि ये सब गतिविधियाँ आप पे हो रही हैं, जो भी हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितनी भी लाभ हानि, जो कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, सब कुछ अपने ऊपर लेके चलना है। ठीक है, आप सभी लोग एक बिजनेसमैन की तरह अपने आप को समझोगे और अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर लेके समझोगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। देखिए, वही चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा था वही चीज़। अब यहाँ पर मानव मानव तो आप सभी लोग सभी मनुष्य हैं, तो इसको अब अपने पर अप्लाई करना है कि ये सब चीज़ें आप अपने पर अप्लाई कर सको। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ोगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी और हर चीज़ एक्यूरेट क्लियर भी होते चलेगी आप सभी लोगों के साथ में। और इसको थोड़ा ये समझने वाला विषय है। और हाँ, कुछ चीज़ें रटने वाली हैं। ठीक है, तो जो रटने वाली होंगी उनको मैं बता दूंगा, जो समझने वाली होंगी उनको मैं समझा दूंगा। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था ऐसे तो लिया नहीं जा सकता है कि हाँ किसी का भी अर्थव्यवस्था बोल दें। किसी का तो देश या किसी इंसान को, किसी को तो जोड़ना पड़ेगा ना हमको, क्षेत्र विशेष को, कि हाँ इस कंपनी का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऐसी हो गई, उस देश का ऐसा हो गया। अब अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, सिर्फ हम ऐसे खुलेआम तो कुछ बोलेंगे नहीं। इसके लिए कुछ क्षेत्र विशेष या किसी देश का नाम उसके आगे जोड़ेंगे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं हम सभी लोग। ठीक है, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था की डिफिनेशन आप सभी लोगों को पता चल गई है। जब किसी आर्थिक क्रियाओं को परिभाषित करते हैं किसी देश की आर्थिक क्रियाएं, जैसे कि कोई सामान बेचना, उसको कहीं से मंगवाना, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं का मतलब होता है धन संबंधी रिलेटेड, मतलब पैसों से रिलेटेड क्रियाएं हो जो। और फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये डिफिनीशन हो गया अर्थव्यवस्था की। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित। ये देखिए वही चीज़ जो अभी मैंने समझाई, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है इन्होंने। अर्थव्यवस्था की परिभाषा एक बार पढ़ते हैं। न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, हर व्यक्ति की जो सकल राष्ट्रीय आय है उसी के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को बांटा गया है और विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे नंबर 1 पे पढ़ेंगे नीची आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है $995 या इससे कम। ये प्रति व्यक्ति की कमाई है या फिर इससे कम। 995 हाईएस्ट है $, में। ये नीची आय वाली अर्थव्यवस्था होगी उस देश की। ठीक है, फिर नीची मध्य आय वाली उसकी होगी एक व्यक्ति की आय 996 से $3,895। फिर उसके बाद आएगी उच्च मध्य आय वाली $, में 3896 से 12,055 तक। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था $, में 12,055 या इससे भी अधिक। विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। यह जो बैंक का वर्गीकरण है यह 1 जुलाई 2018 तक का है। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम सभी लोग निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। सबसे पहले पूंजीवाद, दूसरी अर्थव्यवस्था
सॉरी राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम पहले पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं है। देखिए, इसका बस सिंपल सा फंडा है कि जो मतलब बाजार है, एक मान लीजिए आपके घर के और बाजार है, वहाँ पे आम जो बिकेगा वो वहाँ के किसान तय करेंगे, फिर बेचने वाला तय करेगा। ठीक है, उसमें सरकार का कोई हेर फेर नहीं है कि आम से रिलेटेड उस पर कोई टैक्स वगैरह ये सब सरकार नहीं तय करेगी। सॉरी, टैक्स नहीं, मतलब उसका रेट वगैरह सरकार नहीं तय करेगी। ये होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानते हैं। 1776, सॉरी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था तो पढ़ लिया हमने। ये देखिए नोट में कुछ लिखा है इन्होंने, ये पढ़ते हैं। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत अगर पूछा जाए किस बुक से, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस बुक का राइटर पूछा जाए तो एडम स्मिथ। कब, सन किस सन में इन्होंने ये पुस्तक लिखी? 1776 में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले कुछ ये चीज़ें जो रटने वाली हैं, इनको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी ये तो आपको रटना है, ठीक है। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2025 के नॉमिनल जीडीपी के अनुसार अगर पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो यूएसए की सबसे ज़्यादा है। 30.34 से 30.51 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। चीन की दूसरे नंबर पर है, जर्मनी की तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जीडीपी भारत की है। मतलब अगर जीडीपी पूछी जाए चौथे नंबर पर किसकी है, भारत की कितनी है, तो 4 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद जापान है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, ब्राज़ील। ये 10 टॉप 10 देश हैं जिनकी जीडीपी इतनी है। यूएस और भारत के देख सकते हो आप सभी लोग कितना, 4 से 7 गुना ज़्यादा है यूएसए से, ठीक है। और हम लोग पाकिस्तान से हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं। हम सभी लोगों को मूर्ख हैं, हम सभी लोग, हम लोगों को ऐसे देशों से कंपेयर करना चाहिए, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, लेकिन नहीं, हम सभी लोग तो पाकिस्तान से जिसकी जीडीपी का आता है पता ही नहीं है, उससे कंपेयर करते हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, हम आगे बढ़ते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था में सरकार सब फैसला करेगी, ठीक है, कि आपूर्ति और कीमत सब कुछ सरकार। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत, जैसे आप सभी लोग पता है कहीं जाते होंगे, मतलब सॉरी गांव में रहते होंगे, तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि गल्ला वल्ला राशन वासन लेने जाओ तो वहाँ पे चावल का रेट और गेहूं का रेट, चीनी का रेट फिक्स रहता है, ठीक है। वो सरकार फिक्स करती है, ना कि कोई बेचने वाला, ठीक है। तो ये राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत, अब केंद्रीकृत अगर नियोजित अर्थव्यवस्था पूछा जाए किसे कहेंगे, तो राज्य अर्थव्यवस्था को ही केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें बाजार का कोई वो नहीं रहता है रोल कि हाँ बाजार वाले तय करेंगे। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आगे लिखा है, वो क्या था आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं, सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और चाइना की थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये राज्य ही अर्थव्यवस्था की दो शैलियाँ हैं, ठीक है। तो ये होती क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में भी सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। ये दो शैलियाँ हैं, लेकिन काम दोनों शैलियों में भाई सरकार ही कर रही है। देख रहे हो ना, सरकार की बड़ी भूमिका इसमें भी है। सामूहिक नियंत्रण कहाँ गया, सामाजिक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की ही बड़ी भूमिका है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का ही नियंत्रण। तो ये दो शैलियाँ बस बांट दी गई हैं, बाकी ये राज्य अर्थव्यवस्था में रोल सबसे बड़ा सरकार का ही था। अब ये कुछ नोट में इन्होंने लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी में दिया था।
जो एक अव्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 में सामने आया। तो क्या ये कहना चाह रहा है ये लाइन? देखिए, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत को किसने दिया? ये इन्होंने दिया, कार्ल मार्क्स ने। जैसे ऊपर एडम स्मिथ ने दिया था पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का ना, वैसे ही ये कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है, ये कब दिया ये आप सभी लोगों को 1818 से 1883 वो सन याद कर लेना है, तारीख याद कर लेनी है। और 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई, 1917 ईस्वी में नजर आई। आदर्श रूप चीन इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया। तो ये तीनों तारीख अच्छे से याद कर लेनी है आप सभी लोगों को। चलिए आगे पढ़ते हैं। जीडीपी का मतलब क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद है। देशों को वित्तीय और सांख्यिकी, ये जो है जीडीपी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको अभी के लिए थोड़ा स्किप कर देते हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले आप सभी लोगों को ये जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, जो फ्लो बना हुआ है उसको पहले पढ़ा देता हूँ। ये फ्लो तोड़ना मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, फिर पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम दो दो अर्थव्यवस्थाएं पढ़ चुके हैं, पूंजी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या था? पूंजीवादी में बाजार सब रेट वगैरह सब तय कर रहा था, राज्य अर्थव्यवस्था में सरकार तय कर रही थी। मगर अब मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गई, इसमें क्या होगा? इसमें बाजार और सरकार दोनों की सहमति से सामानों का और चीज़ों का रेट तय होगा। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तथा कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। तो अगर पूछा जाए अपने भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नोट, केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोलांज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। और इन्हीं के चक्कर में ये एक नई अर्थव्यवस्था बन गई, हमको लग रहा है। बंद अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। भैया ये वो वाले हैं कि हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही बेचेंगे और खुद ही खाएंगे, ना हमें दुनिया से कोई मतलब है ना कुछ ही से। ये बंद अर्थव्यवस्था करते हैं। ये जैसे राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें बाहर के भी देश शामिल थे। लेकिन ये जो बंद अर्थव्यवस्था, इसमें कोई भी बाहर का देश शामिल नहीं है, सिर्फ घर वाले अपना भैया खाएंगे। जैसे पड़ोसी से मतलब नहीं रखते हैं ना, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, वैसे ये बंद अर्थव्यवस्था समझ लो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में, पहले इसका मैं ओवरफ्लो दे देता हूँ सिंपल। ये 3 प्रकार के क्षेत्रक होंगे, जिनमें प्रथम में आएगा कृषि से रिलेटेड, दूसरे में आएगा सेवा से रिलेटेड, और दूसरे में आएगा जो कृषि से रिलेटेड सामान बनेंगे वो आएंगे। ठीक है, और तीसरे से रिलेटेड जो है सेवा से रिलेटेड है। अभी मैं थोड़ा ऐसे ही समझा दिया हूँ, लेकिन अभी डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मानव के वह तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं, मतलब कमाई का जरिया जो है, वो सब आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र एवं सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। अब इतनी लाइन का क्या मतलब है? इसका बस ये मतलब है कि ये जो क्षेत्रक बटे हैं, इन्हीं को इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट में बोल दिया है कि जो मनुष्यों का जो सब क्षेत्र है, जैसे व्यापारिक क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र है, और सरकार द्वारा जो संसाधन है, उनका ही मिश्रण इसमें समझा दिया है, बस शॉर्टकट में। अब इसका क्षेत्रक जब हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से ये वाली चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब पहले नंबर 1 पे पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इस गतिविधि का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन से है। प्राथमिक क्षेत्र में
शामिल हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। अब ये रेड कॉलर पूछ लिया जाए तो रेड कॉलर जॉब संलग्न श्रम, जो इसमें संलग्न श्रम होता है, इसमें खनन, उत्खनन, वानिकी, ये सब में उसे रेड कॉलर द्वारा संकेतित किया जाता है। देखिए अभी जैसे मैंने प्राकृतिक रूप से बताया ना, कृषि हो गया, वानिकी जैसे किसानी हो गया, खेती हो गया, कहीं खुदाई हो गया, खुदाई द्वारा कोई निकाल रहे हैं, पशुओं पशुओं पशु का पालन कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं या वन लगा रखे हैं, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जो भी नेचुरल से चीज़ें रिलेटेड हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होगा? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। द्वितीय क्षेत्र का ये देखें, मैंने बताया था ना, ये प्राथमिक क्षेत्र पर द्वितीय क्षेत्र निर्भर करेगा। तो जैसे वहाँ से मान लो कुछ खनन हो के आया, ठीक है, खनन हो के सोना वगैरह निकला, तो ये यहाँ पर से सोना का जो उपयोग करेंगे वो द्वितीय क्षेत्र में करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर खनन हो रहा था, उसमें खनन के लिए जॉब, यहाँ पर सोना बेचने की जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में शामिल है विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं। निर्माण, वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र, इसका द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम पूछा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। इसमें लगे श्रमिकों को व्हाइट कॉलर, प्राथमिक में रेड कॉलर, इसमें व्हाइट कॉलर, और जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत, जो इसकी उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक हैं उसे ब्लू कॉलर जॉब से दर्शाएंगे, और जो कुशल श्रमिक हैं उनको व्हाइट कॉलर से दर्शाएंगे। अब तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्रक, इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, बोला था ना, ये सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है। इसमें बस सेवा देनी है, आप सभी लोग किसी भी प्रकार से सेवा दे सकते हो। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अगर आप कोई आपका घर है तो उसमें किराए के लिए किराएदारों को रख दिया, या फिर आप किसी बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हो। ये मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बता रहा हूँ आप सभी लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। और इसको किताबी भाषा में व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यवसायिक सेवाएं। ये अचल संपत्ति और ये जैसे घर बेचना, एक दूसरे का ब्रोकरी का काम, ये सब इसी में आता है। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं, जैसे देश की सेवा करना, और जो देश में जो गद्दार नेता बैठे हैं उनकी रक्षा करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे, सेवा क्षेत्र। इसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा लगभग किसानी खेती का लगभग दौर बहुत ही कम हो गया है। सबसे ज़्यादा लोग जहाँ भी देखो घर बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गए हैं, किराएदार, लाइब्रेरी, स्कूल, इंस्टीट्यूट, सब जगह तृतीय क्षेत्र का मारामारी हो गया है। हर जगह कोई ना कोई सेवा क्षेत्र ही दे रहा है, सेवाएं ही दे रहा है। अब ये थोड़ा सा हम इन क्षेत्र जो हमने पढ़े हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान दिया है वो पढ़ लेते हैं। देखिए 1950 से 1951 में प्राथमिक क्षेत्र जो था वो 55% अपना रोल निभा रहा था। तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र था वो 30%, और ये द्वितीय क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र था ये 15%। फिर उसके बाद 2021 से 22 इसमें तृतीय क्षेत्र 53% हो गया। देख रहे हो, पहले प्राथमिक क्षेत्र 55% था, अब तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र किस प्रकार बढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र 18.8, कितना कम हो गया, किसानी वगैरह। द्वितीय क्षेत्र 28.2%। अब ये 2024 और 25 का डाटा देखिए। तृतीय क्षेत्र 1950 में प्राथमिक क्षेत्र 55% था, और यहाँ तृतीय क्षेत्र 55% हो गया। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र भी बढ़ गया है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र ये किसानी खेती देखिए कितना कम हो गया है। 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, इस क्षेत्र का जीडीपी में 16% योगदान रहा। इस क्षेत्र की वृद्धि दर 3.8% रही। यह क्षेत्र 46% आबादी को रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्र 46% व्यक्तियों को रोजगार देता है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान,
इस क्षेत्र की का जीडीपी में 29%, देख रहे हो, इससे ज़्यादा इसका है, ठीक है, 29%। इस क्षेत्र की वृद्धि दर 6.2, इसकी 3.8 थी, इसकी 6.2। अब हम तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र था उसमें घुसेंगे। इस क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक 55.3% का योगदान रहा और इसकी वृद्धि दर भी 7.2% हो गई। इन दोनों से सबसे ज़्यादा इसकी है। और हमने शुरू किया था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। इसमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, ये रहा आर्थिक विकास नीचे, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले आर्थिक समृद्धि पढ़ते हैं क्या होता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि किसी समय में अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय। देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब है वास्तविक आय किसी समय अवधि में जो हुई है उससे है। सामान्यता यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। जीएनपी मतलब राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद दोनों में अगर वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ये आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। इसमें के परिणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति उपभोग पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। जो कि श्रम शक्ति उपभोग पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। आर्थिक समृद्धि जो होता है वो इसके वजह से होता है, प्रसार के मतलब इसके फैलाव के कारण। जैसे श्रम फैल रहा है, शक्ति फैल रही है, उपभोग फैल रहा है, पूंजी फैल रहा है, मतलब फैलने का मतलब बढ़ रहा है, तब आर्थिक समृद्धि होती है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। ये अर्थव्यवस्था की ऐसी चीज़ है जो आप सभी लोग हर जगह लगभग 2 पेज पढ़ोगे उसके बाद ये लाइन ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति उपयोग। अब यहाँ देखिए, ऊपर हम सभी लोगों ने आर्थिक समृद्धि पढ़ा है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में क्या हो रहा था, सिर्फ उस देश की शक्ति और उपभोग ये कैसे क्या बढ़ रहा है बस उसके बारे में अध्ययन करना है। लेकिन आर्थिक विकास से हम सभी लोग अपनी जो देश है उसमें शिक्षा कैसा है, उसका राजनीतिक मतलब घोटाला वगैरह तो नहीं हो रहा है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब से भी रिलेटेड है। यहाँ तो सिर्फ फायदे वाली चीज़ें हो रही थी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में ये आर्थिक ही समृद्धि कर रहा था ये, और ये आर्थिक विकास भी कर रहा है। ठीक है, हम लोगों का। तो ये आर्थिक विकास में आप सभी लोगों को मैंने बता दिया, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सब कुछ, सेवाएं जितनी भी हैं, डॉक्टरी वक्टी, ये सब इसमें आ जाएंगी आर्थिक विकास में। आर्थिक समृद्धि में सिर्फ पैसे से मतलब है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। अब ये अमर्त्य सेन ने जो आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, जिसका मतलब है जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता। देख रहे हो, इसमें पैसे की कहाँ बात हो रही है। जीवन पोषण तो जरूरी है, आत्मसम्मान, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है ना देना है। स्वतंत्रता का मतलब है आप सभी लोगों को फ्रीडम, आज़ादी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कैसा पैसा लगेगा, कुछ नहीं। और ऊपर आर्थिक समृद्धि में सिर्फ पैसे की बात हो रही थी। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। देख रहे हो, ये अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ये सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, कि
आर्थिक विकास कैसे क्या है, कैसे होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि केवल परिणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिणात्मक माप संभव में परिवर्तन। आर्थिक विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है थोड़ी देर पहले। यही चीज़ जो इसने लिखी है देखो कि गुणात्मक परिवर्तन, देख रहे हो इसमें गुणात्मक परिवर्तन और ये परिणात्मक परिवर्तन, खाली पैसों की बात कर रहा है, ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी कर रहा है। किसी देश कर नहीं रहा है मतलब उसके बारे में बता रहा है कि हाँ कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल दिल पे मत ले लेना मेरी बातें कि हाँ नहीं। तो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास भैया उसके बाजार के आकार पर भी निर्भर करेगा, प्राकृतिक संसाधन पर भी क्या बोल पड़ा, प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करेगा, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करेगा। किसी भी देश का आर्थिक विकास की माप पढ़ लेते हैं। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। देख रहे हो, एक से इनका मन नहीं भर रहा है तो 5 दृष्टिकोण निकाल रखे हैं आर्थिक विकास मापने के लिए। ठीक है भाई, किसी की देश की भाई अर्थव्यवस्था और ये सब चीज़ें आर्थिक, इन्हीं सबसे पता चलेंगे कि कितना वो डेवलप कंट्री है, इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया, ये आप सभी लोगों को रट लेना है। नंबर 2, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, जिसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ने इन भैया साहब से कहा कि भैया कुछ बनाओ यार नया, तो इन्होंने ये बनाया, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष की आयु की प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया, इसका प्रतिपादन इन भाई साहब ने किया, जिसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। नोट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचय होता है। ये तो भाई बच्चे को मालूम है कि 1 की ओर जाओगे तो कम होगा और 100 की तरफ जाओगे तो बढ़िया भैया भैया। किसी बच्चे को भी 100 रुपये दोगे तो वो ज़्यादा खुश रहेगा, 1 रुपये दोगे तो कम ही खुश होगा। क्रय शक्ति क्षमता विधि, दो विधियाँ पढ़ ली हैं, 5 विधियाँ पढ़नी हैं हम सभी लोगों को। 2 विधियाँ पढ़ ली हैं, तीसरी विधि क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। नोट, विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तीसरा हो गया विधि और ये चौथा विधि, इसको पढ़ते हैं। निवल आर्थिक कल्याण, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पाद की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। निवल आर्थिक कल्याण अगर याद करना है ना, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसको, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, उत्पादन में जो छिपी लागत, जो भी लागत लगी है वो, और जो आप सभी लोगों ने अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं जो हैं उसका सब निकाल लेना है और फिर इसमें से माइनस कर देना है, तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। सैमुएल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर न्यू नहीं पढ़ेंगे, NEW पढ़ेंगे, लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉब ने 1989 ईस्वी में किया। 1989 ईस्वी में निवल आर्थिक कल्याण का यूज किया किसने, डेली और कॉब ने। नोट, जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की, जिसके बाद सैमुएल्सन ने संशोधित कर MEW को संशोधित करके NEW बस बना दिया है। इन्होंने MEW बनाया था
और इन्होंने भैया उसको NEW बना दिया, NEW। मानव विकास सूचकांक HDI। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP में से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान, अमर्त्य सेन भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 ये देखिए, ये सब रटने वाली चीज़ है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊँगा कि ये महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, कैसे थे, कादले थे, नाटे थे, गोरे थे, ये इसको नहीं समझा पाऊँगा। और ये इसमें आप सभी लोग देख सकते हो, ये अमर्त्य सेन भारत के थे, और ये जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है, बस ये क्वेश्चन पूछेगा। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें ये सब शामिल किया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव सूचकांक 1990 में जारी किया गया। ये संयुक्त राष्ट्र का पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया, 1990 में। प्रत्येक वर्ष इस संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हाँ, अब एक चीज़ पे आते हैं। ये अभी हम लोगों ने छोड़ दिया था GDP। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले आप सभी लोग को एक अलग तरीके से समझा देता हूँ। ये पसीना चू रहा है, उसका पानी है, वो थूक मत समझना, ठीक है, क्योंकि गर्मी है और फैन चलाऊँगा तो ये वॉइस मेरी कट कट के जाएगी। तो हाँ, GDP को पढ़ाता हूँ मैं पहले कॉपी पे अलग तरीके से, फिर ये सब आपको समझाता हूँ मैं, ताकि ये आपको रटना ना पड़े, क्योंकि अगर ये रटोगे ना तो आगे चल के बड़ा दिक्कत होगी। तो GDP पहले समझ लेते हैं हम सभी लोग।